कुदरत के कई करिश्मे हैं और उतने ही कुदरत के कहर भी। हम कुछ डिजास्टर्स को जानते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब के बारे में आपने सुना होगा और अलग अलग हिस्सों में दुनिया के इन डिजास्टर्स के कई किस्से हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कुदरत के कहर हैं जिनके बारे में हम अभी भी जान रहे हैं और इनके बारे में शायद दुनिया बेखबर है। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाला हूं और स्टोरी के एंड में जब आप इसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 22 अगस्त 1986 से। एक रात पहले यानी कि 21 अगस्त 1986 पे एक बंदा था एफ्रम नाम का। ये गांव में रहता था और इसने 21 अगस्त की रात में एक बहुत जोरदार आवाज सुनी, बूम की आवाज, जैसे कुछ फटा हो, जैसे कुछ थंडर हो। और इसे भी यही लगा कि हो सकता है बादल फटा हो सकता है बिजली कड़की हो सकता है बरसात होने वाली है, और ये सो गया। जब 22 अगस्त 1986 में ये उठा सुबह तो एक अलग एहसास के साथ उठा। इसका दिमाग जैसे इसकी बॉडी का साथ नहीं दे पा रहा था, ये उठ नहीं पा रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था, मुंह से सेंटेंसेस नहीं निकल रहे थे और ये इधर उधर बस जैसे खुद को तलाश रहा था। ये अपने घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ अजीब सी शांति है, एक अलग सा सुकून है, पर ये वैसा सुकून नहीं है जिसको देख के दिल को खुशी हो, ये कुछ और है। ये जैसे जैसे अपने इस घर से आगे बढ़ता गया तो इसकी आंखों के सामने जो मंजर था वो किसी को भी समझाना मुश्किल था और खुद को भी। एफ्रम रहता था रिवर नायोस के पास और नायोस का एक हिस्सा ऊपर था, अपर नायोस, और नीचे वाला लोअर नायोस। इन दोनों जगहों में काफी फर्क था, लेकिन अपर नायोस में रहने वाले बहुत कम लोग थे। उनमें से था एक एफ्रम। एफ्रम जैसे कि मैंने बताया कि घर से बाहर आया तो उसने देखा कि चारों तरफ कोई आवाज नहीं आ रही, हर कोई जैसे गायब हो चुका है, जैसे आसमान खा गया या जमीन निगल गई। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके कदम लड़खड़ाने लगे, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे पा रहा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से तो बरसात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो जब ये सोचने की कोशिश कर रहा था तो उसने अपने सीधे हाथ की तरफ देखा कि एक औरत बहुत जोरों से चिल्ला रही है और उसके कपड़े जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसने खुद अपने हाथों से फाड़ दिए हों और वो लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है जैसे एक दर्द में है, लेकिन बाहर से कोई उसकी जिस्म पे जख्म नहीं नजर आ रहे हैं। और वो अपनी फैमिली को देख रही है जो जमीन पे पड़ी हुई है। एफ्रम ये दूर से बता सकता था कि उसकी फैमिली अब जिंदा नहीं है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया ये औरत धीरे धीरे जमीन पर गिरती गई और कुछ ही देर में उसकी नजरों के सामने ये भी बेहोश हो गई। लेकिन एफ्रम को अभी बहुत ज्यादा हैरत में डालने वाली चीजें होना बाकी थी। इसके बाद एफ्रम जब अपर नायोस से लोअर नायोस की तरफ बढ़ता गया तो उसने देखा कि चारों तरफ एक अजीब सी शांति है, एक डरावना सा सुकून है। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि कोई भी आवाज नहीं आ रही। और अमूमन इस गांव में, नायोस विलेज में, आवाजें आती थी, चिड़ियों की चहचहाने की, मच्छरों की आवाजें हुआ करती थी, जानवरों की आवाजें थी, लेकिन अभी किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। और जब वो नीचे की तरफ गया तो उसने देखा कि सब के सब जैसे जमीन पे पड़े हुए थे, जैसे अचानक नींद आ गई हो, चलते फिरते नींद आ गई हो, और वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। वो जैसे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरी जो जमीन थी इस गांव की वो सिर्फ लाशों से भरी हुई थी। उसमें जानवर भी शामिल थे, उसमें इंसान भी शामिल थे। पूरा गांव बिल्कुल चुप हो चुका था। एफ्रम अब डर चुका था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। वो एक एक घर में जाने लगा और जैसे जैसे वो एक एक घर में दाखिल होता रहा उसने देखा कि हर घर में वैसी ही शांति थी, एक डरावना मंजर कि हर कोई जैसे सो गया और फिर सो के कभी ना उठा। एफ्रम आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसने देखा कि जमीन पर बहुत सारे कैटल यानी कि जानवर, पालतू जानवर थे, बहुत सारे परिंदे थे, बहुत सारे इंसान थे जो जमीन पे ऐसे इकट्ठा हो गए थे जैसे अभी चलते चलते इनको नींद आ गई। एफ्रम आगे बढ़ता गया और उसने एक घर को देखा जिसमें से उसे थोड़ी हलचल नजर आई। वो जैसे ही उस घर में दाखिल हुआ उसने देखा कि बाप और बेटे अपने इस छोटे से हट से, क्योंकि टिन के सारे घर थे और नीचे मिट्टी के बने हुए थे, उसमें से एक बाप और बेटा बाहर आए। उनसे बात करने की कोशिश एफ्रम करना चाहता था लेकिन उसकी जुबान जैसे काम नहीं कर रही थी, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था और वो दोनों भी उससे कोई बात नहीं कर रहे थे, बस दूर से एफ्रम को घूर रहे थे। एफ्रम ने भी उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किए
और वो दोनों वहां से सीधा सीधा चलते हुए गांव के किसी और कोने में चले गए और जैसे वक्त के साथ खो गए। एफ्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि पूरे गांव को आखिर हुआ क्या। आगे जाके उसकी मुलाकात एक बंदे से हुई, उसका नाम था जोसेफ। जोसेफ के घर में भी दूर से जब एफ्रेम ने झांका तो उसे नजर आया कि उसके जो बच्चे हैं, जो उसकी फैमिली है, वो बिस्तर पे लेटी हुई है। लेकिन जब उसने और गौर से देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि ये भी मर चुके हैं। एफ्रेम ने जोसेफ से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि एफ्रेम के आंसू भी नहीं टपक पा रहे थे और एफ्रेम कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है जो दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा। लड़खड़ाते हुए कदमों से जोसेफ अपने घर के बाहर निकला और उसके बाद एफ्रेम उसे सिर्फ देखता रहा। जोसेफ जो था उसके हाथ में हाथ मिलाया और सीधा गांव के बाहर की तरफ जाने लगा। एफ्रेम ने बस उसे जाते हुए देखा। इतने में जोसेफ भागकर वापस आया, अपने घर के पीछे गया और अपनी एक मोटरसाइकिल उठाई और वहां से रवाना हो गया। एफ्रेम के सामने सिर्फ एक ही मंजर था, चारों तरफ पूरा का पूरा गांव जमीन पे पड़ा हुआ था। पूरा का पूरा गांव जैसे मर चुका था, कोई जिंदा नहीं था, ना परिंदा, ना आदम के साथ कोई भी नहीं। एफ्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जोसेफ जो इसी गांव का था, वो दूसरे गांव में ये बताने के लिए गया कि उसके गांव में क्या हुआ है। लेकिन दूसरे गांव वाले उसकी इस बात को हंसी मजाक में ले रहे थे। होने लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खत्म हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं है। किसी को जोसेफ की बात पे यकीन नहीं था और जोसेफ उन्हें बता भी नहीं पा रहा था। उसके सेंटेंस फॉर्मेशंस में इतनी दिक्कत थी कि उसके थॉट्स, उसकी जुबान, उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। एफ्रेम को धीरे धीरे कुछ चीजें दूसरी तरफ याद आने लगी। उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी में उन्होंने कहा था कि इस गांव में नायोस लेक के पास कोई एक मॉन्स्टर रहता है जो रात में निकलता है और लोगों को खा जाता है या मार देता है। और एफ्रेम को लगा हाँ जरूर यहां पे कुछ भूत का मामला है या किसी मॉन्स्टर ने इन्हें मार दिया। लेकिन एफ्रेम के लॉजिक्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी की भी बॉडी पे कोई निशान नहीं था, कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, कोई ऐसा फिजिकल निशान नहीं था, कोई खरोंच नहीं थी जिसको देख के वो कह सके कि हाँ शायद बाहर से हमला हुआ है। लेकिन एफ्रेम अब डरा हुआ था। वो गांव में, पूरे गांव में जैसे अकेला बचा था और उसे डर था कि अगला हमला उस पर भी हो सकता है। लेकिन इतने में जोसेफ की उसे याद आई और उसे याद आया कि जोसेफ दूसरे गांव में बताने के लिए गया है और शायद जल्द वापस लौटेगा। बहुत देर हो गई लेकिन जोसेफ वापस नहीं आया। एफ्रेम दूसरी तरफ अपने घर की तरफ अपर नायोस की तरफ भागा जहां उसके 4 बच्चे थे और चारों में से 4 बच्चे सलामत थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे थे, वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जैसे अचानक वो किसी बीमारी का शिकार हो गए हो। एफ्रेम को सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद थी, वो थी 21 अगस्त 1986 में रात को वो आवाज जो किसी बादल के फटने की जैसी आवाज थी। एफ्रेम जब अपने बच्चों को संभाल रहा था, दूसरी तरफ जोसेफ दूसरे गांव को समझा रहा था अपने गांव के हालात। दूसरे गांव से लोग हंस तो रहे थे लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो इस गांव की तरफ बढ़े कि आखिर देखे तो सही कि इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ऐसे कैसे पूरा गांव खत्म हो गया। कुछ लोग जब वहां पर आए और उन्होंने देखा यह मंजर तो वो हैरान रह गया क्योंकि किसी की जिंदगी में ऐसा किस्सा कभी हुआ ही नहीं था। ओवरनाइट किसी पूरे गांव का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। ये बात फैलती चली गई। वेस्ट अफ्रीका की ये सबसे बड़ी खबर बन गई जिस वजह से हर न्यूज चैनल पे ये खबर दिखाई जा रही थी। और जब ये खबर इतनी फैल गई कि अमेरिका तक पहुंच गई तो वहां पे एक साइंटिस्ट थे, डिवीन, जोसेफ डिवीन। उन्होंने एक खबर देखी और उन्होंने अपने चश्मे को उतारते हुए सिर्फ घबराहट से एक कॉल मिलाई और वो कॉल उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में लगा के बोला कि मुझे अभी के अभी इस गांव में जाना है क्योंकि शायद मुझे पता है कि इस गांव के साथ क्या हुआ है। और उनके डिपार्टमेंट में उनका रसूख बहुत ऊंचा था। बिना दूसरा सवाल किए उनकी फ्लाइट बुक की गई और वो अपने साथी हेरल्ड के साथ नायोस की तरफ चल पड़े। जब ये दोनों साइंटिस्ट नायोस की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े खड्डे वहां पे खोदे जा चुके हैं और ये सारी कब्रें थी उस गांव की जिसमें रातों रात लोग मर गए। जब ये सब हो रहा था तो हेरल्ड और डिवीन, ये दोनों साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि ये चेक करेंगे क्या इनका शक सही है। ये रिवर नायोस के पास गए और वहां पे इन्होंने कुछ टेस्ट ट्यूब्स को टेस्ट किया
जिनके